हेलो बच्चों, भूमिका ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वापस से स्वागत है। और आज हम 10th क्लास एसएसटी के चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन को कवर करने वाले हैं, जिसको मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं अंग्रेजी में। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, लेकिन चैप्टर बड़ा है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को कवर करते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपका टाइम कम ज़्यादा से ज़्यादा बचता रहे और हम इस चैप्टर को सक्सेसफुली 40 मिनट 50 मिनट में कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे खनिज, तो क्या होता है खनिज, तो इसे स्टार्ट कर लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है। उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक और इसके विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, खनिज मिनरल्स किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर जिस देश में मिनरल्स ज्यादा है तो उस देश की इकोनॉमी भी वहां ग्रो करती है। अब ये खनिज होते क्या है, तो खनिजों के अलग अलग प्रकार है। खनिजों की अपनी अपनी एक विशेषताएं होती है, इनकी अपनी अपनी एक रासायनिक संरचना होती है। इसलिए इनकी बनावट और इनकी रासायनिक प्रकृति के आधार पर हम खनिजों को अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। हमारे दैनिक जीवन में या फिर हमारे व्यापारिक या फिर औद्योगिक जीवन में खनिज बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम दैनिक जीवन की बात करें तो हम ज्वेलरी पहनते हैं, तो उसमें जो सोना पहन रखा है या चांदी पहन रखा है वो खनिज है। इसी तरह से हम जैसे खाना पकाते हैं और खाना पकाने के लिए जैसे चूल्हे पे कोयले का यूज कर रहे हैं, तो वो भी खनिज है। हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में पेट्रोलियम या फिर सीएनजी डलवा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए खनिज है। तो हमारे डेली जीवन में भी हम खनिजों का यूज करते हैं और खनिजों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इस बेसिस पे हम खनिजों को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे आपको स्मार्ट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि निश्चित तत्वों का योग होता है। अलग अलग खनिजों की अलग अलग निश्चित तत्व होते हैं। उन तत्वों में समय और भौतिक रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है, जिसकी वजह से ये खनिज अस्तित्व में आते हैं। फिर इसके फलस्वरूप खनिजों में अलग अलग कलर हो सकता है, उनका अलग अलग नेचर, जैसे कठोरता हो सकती है, जैसे उनका चमकना हो सकता है या नहीं चमकना भी हो सकता है, ये भी इसी का गुण है। तो खनिजों की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। यही परिभाषा आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी है अगर पूछा जाता है कि खनिज क्या है तो। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे। जैसा कि मैंने कहा, खनिजों की अपनी अपनी विशेषता होती है, इस वजह से इसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी वर्गीकरण करना पड़ेगा। ये वर्गीकरण आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा और छोटी क्लास है, लोकल क्लासेस जितनी भी है उसमें जरूर पढ़ा होगा। खनिजों को मुख्य रूप से सिलेबस में भी 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है और सामान्यतः हम ऐसे ही डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट है लोह धातु। तो लोह धातु एक धात्विक खनिज है। फिर यह है अधात्विक खनिज और यह है ऊर्जा खनिज। तो हम इसको 3 प्रकार से अगर फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड कर लें, एक प्रकार से बांट लें, तो हमारे सामने ये चीज समझ में आएगी कि खनिज जो है वो धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे ये फर्स्ट हमने धात्विक के रूप में बांट दिया है। धातु का मतलब होता है मेटल, अंग्रेजी में इसको मेटल कहते हैं। और धातु का अपना एक स्ट्रक्चर, अपनी एक पहचान होती है, जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा। साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि धातु घात वर्धन्य होती है, साथ ही ये इसमें इसका एक रासायनिक संरचना होती है। घात वर्धन्य का मतलब जैसे उसको कूटा पिटा गया तो उसका स्ट्रक्चर चेंज किया जा सकता है। जबकि अधात्विक खनिजों को अगर कूटा पिटा जाता है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे तांबा धातु है, तो तांबा धातु को हथौड़े से हम कूटेंगे पिटेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। लेकिन अधात्विक में जैसे कोयला ले लिया है, कोयले को कूट दिया है तो उसका तो चूर्ण बन जाएगा, तो वो किसी यूज में नहीं रहेगा, तो उसको अघात वर्धन्य कह देते हैं अपन। तो जिनमें धात्विक होती है, मेटल होता है, उसका अपना एक गुण होता है, जिसे साइंस में पढ़ता है, जिसे मैंने कहा साइंस में पढ़ा जाता है। जैसे धातुएं घात वर्धन्य होती है, यानी मारने कूटने पे उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जबकि अधातु होती है वो अघात वर्धन्य होती है, उनमें उनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हम। ये हम साइंस में ही पढ़ते हैं 9th और 10th क्लासेस में। तो इस बेसिस पे एक बार अपन इसको धातु के गुण के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर इसको हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे धात्विक हो गया है,
अधात्विक हो गया है और ऊर्जा खनिज हो गया है। अब देखो धात्विक में क्या है, धात्विक को हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो लोह धातु हो गया, एक अलोह धातु हो गया और एक बहुमूल्य खनिज हो गया। अब दिखाई दे रहा है आपको, इस बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा लोह धातु। धात्विक में लोह धातु अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। जैसे हमारी प्रकृति में आज ही अगर हमने लोहे को डिलीट कर दिया मान लो, तो हमारे जीवन से क्या क्या चीजें खत्म हो सकती है, ये आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप जिस पेन को चला रहे हैं वो पेन की निप है वो लोहे की बनी हुई है, आप जिस बेंच पे बैठे हुए हैं वो बेंच लोहे की बनी हुई है या उसके नट बोल्ट लोहे के होंगे, आप जिस गाड़ी को चला रहे हैं वो गाड़ी कहीं ना कहीं लोहे की बनी हुई होगी। तो हमारे दैनिक जीवन में हम लोह धातु का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए धात्विक खनिज में लोह धातु का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। फिर अलोह धातु की बात करेंगे। अलोह धातु का मतलब जिसमें लोहा नहीं है परंतु वो मेटल के नेचर के रूप में है, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट, ये धात्विक खनिज है। तांबा हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है। सीसा भी होता है जिसका हम यूज करते हैं, और इसको अंडरलाइन भी कर लेना है क्योंकि सीसा को हम धातु के रूप में यहाँ पर पढ़ते हैं। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक है और कौन सा अधात्विक है, जिसमें तीन तो ये दे देगा ऑप्शन में और एक ये दे देगा कि सीसा धातु। तो आपको बताना है कि सीसा एक धातु है। वैसे मिरर के रूप में अपन सीसा को देख रहे हैं लेकिन सीसी को धातु के कैटेगरी में रख रहे हैं यहाँ पर। फिर बहुमूल्य खनिज का मतलब हो गया ऐसी धातुएं जो प्रकृति में बहुत कम है, साथ ही साथ उनका प्राइस बहुत सारा है, जैसे सोना, चांदी और प्लेटियम। ये ऐसी धातुएं जो प्रकृति में बहुत ही ज्यादा महंगी या फिर हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इसकी जो वैल्यू है इसकी बहुत ज्यादा है, और प्रकृति में कम क्वांटिटी में इस प्रकार की धातुएं हमें दिखाई देती है। तो ऑल ओवर क्या देख लिया अपन ने कि धात्विक खनिज को तीन भागों में बांट सकते हैं, लोह धातु, अलोह धातु और खनिज, बहुमूल्य खनिज। लोह धातु में लोह एस्क जिसके अंतर्गत मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट के रूप में अपन इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। अलोह धातु में तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट में अपन इसको डिवाइड कर लेंगे, और बहुमूल्य खनिज में सोना, चांदी और प्लेटियम के रूप में हम इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद में अधात्विक खनिज की बात करेंगे हम। तो अधात्विक खनिज में देखो अब्रक हो गया है, नमक हो गया है, पोटास, सल्फर, चूना, संगमरमर हो गया है, बलुआ पत्थर हो गया है, ग्रेनाइट हो गया है। इन सब का नेचर अधात्विक जो खनिज है उसके रूप में है। नमक, आप अब्रक का यूज आप लोग करते हैं, नमक का यूज आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं। पोटास का यूज हालांकि नहीं करते, सल्फर का नहीं करते। चूना पत्थर का कहीं ना कहीं यूज आप लोग कर लेते हैं। संगमरमर हमारे घरों में लगा हुआ रहता ही है। बलुआ पत्थर भी इसी प्रकृति का होता है जैसे संगमरमर है, और ग्रेनाइट भी इसी का सब कैटेगराइज है। तो ये अधात्विक खनिज है। अब ऊर्जा खनिज की बात करेंगे। ऐसे खनिज, ऐसे मिनरल्स जिनसे हमें एनर्जी की प्राप्ति हो रही है। जैसे कोयला है तो कोयले के दहन से हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है। पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, ये सेम चीजें हैं जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी वजह से इसको ऊर्जा खनिज के रूप में हम डिवाइड करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटाओ, और उसके बाद में इसको इसी तरह से कैटेगराइज करना है। जब भी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि खनिजों का वर्गीकरण कीजिए, तो आपको धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज के रूप में बांटना है, जिसमें धात्विक में लोह धातु और अलोह धातु और बहुमूल्य खनिज, इसके तीन सब टॉपिक्स होंगे। और अधात्विक के अंतर्गत अब्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ, ग्रेनाइट पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बहुमूल्य खनिज के रूप में डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इस चैप्टर को बढ़ाते हैं। खनिज अयस्क की उपलब्धता की बात करेंगे कि देखो खनिज या फिर अयस्क कह लो, इसे मिनरल्स कह लो या फिर अयस्क कह लो। अयस्क का मतलब क्या है तो अभी आपको समझाया भी जाएगा। जैसे अयस्क क्या होता है कि कोई भी मिनरल जो है वो मुक्त अवस्था में नहीं होता, वो किसी न किसी अन्य धातुओं या मिनरल्स के रूप में ऐसे ज्वाइंट होता है। अब जो ज्वाइंट होगा उसको हम क्या कह देते हैं, अयस्क। जैसे लोह अयस्क, तो लोहा और बॉक्साइट मैक्सिमम ये जुड़े हुए जो मिनरल्स है इनको हम क्या बोल देते हैं, लोह अयस्क। दो धातुएं या दो से अधिक धातुएं जब ऐसे मर्जअप होती है प्रकृति में तो हम उनको अयस्क के रूप में जानते हैं। तो खनिज और अयस्क की उपलब्धता देख लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा है स्मार्ट बोर्ड पे, खनिज सामान्यतः अयस्कों के रूप में पाया जाता है, अर्थात खनिज प्रकृति में मुक्त अवस्था में न होकर मिश्रित अवयवों के रूप में विद्यमान होता है। अतः हम खनिज अयस्क शब्द का उपयोग करते हैं। खनिज मुख्यतः चट्टानों में पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। तो
खनिज या अयस्क का मतलब आप लोगों को बता दिया है। ये मिश्रित अवस्था में पाए जाएंगे, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से इनको क्या कह देते हैं अपन, अयस्क के रूप में कह देते हैं। ठीक है, अब कहाँ कहाँ खनिज पाया जाता है तो आपको दिखाई दे रहा है स्मार्ट बोर्ड पे, जैसे तांबा, जस्ता, सीसा, जिंक। ये धातुएं आपको कहाँ मिलेगी, आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों की दरारों में मिल जाएगी, उनके जोड़ों में मिल जाएगा, भ्रंशों और सिराओं में इस प्रकार के मिनरल्स है वो पाए जाएंगे। अब देख लीजिए आप, हमारे आग्नेय और कायांतरिक चट्टाने हैं, उनके अंदर दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और सिराओं के रूप में इस प्रकार की धातुएं अयस्क के रूप में पाई जाएगी, यानी मिश्रित अवस्था में पाई जाएगी। फिर इन चट्टानों में छोटे जमाव सिराओं के रूप में और वृहद जमाव प्रत के रूप में पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि छोटे छोटे जमाव होगा उनको हम क्या बोल देंगे, सिराओं के रूप में, और जो बड़े जमाव है उनको हम प्रत के रूप में जानते हैं। अब सिराओं का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारी बॉडी में नसें होती है, हमारे शरीर में नसें होती है, तो उनके एक लेयर के रूप में चट्टानों में ये सिराओं के रूप में है, और परत में क्या होगा, पूरा परत ही जो चट्टान का है वो मिनरल्स के रूप में हमें दिखाई दे जाता है। तो ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको नोट करके लिख लेना है कि तांबा, जस्ता, सीसा, जिंक धातुएं आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों की दरारों, भ्रंशों या फिर सिराओं में देखने को मिल जाती है। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे हम। अब अवसादी चट्टानों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, अवसादी चट्टानों में मुख्य रूप से कौन सी धातुएं पाई जाती है, तो अवसादी चट्टानों में मुख्य रूप से लौह अयस्क तथा अधात्विक खनिजों में जिसे जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। क्लियर बच्चों, आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में हमने देख लिया है कि तांबा पाया जा रहा था, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, मुख्य रूप से लौह अयस्क पाया जा रहा है। कौन सी चट्टान हो गई, अवसादी चट्टान। अधात्विक खनिजों की बात कर रहे हैं जिसमें जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम, ये कहां पाए जाएंगे, तो अवसादी चट्टानों की दरारों में, भ्रंशों में या फिर सिराओं में पाए जाएंगे। फिर प्रमुख रूप से पाए जाने वाले खनिज है ऊर्जा खनिज के अंतर्गत कोयला भी अवसादी सेलों के समूह के रूप में पाया जाता है। अब देखो, ऊर्जा खनिज के अंतर्गत कोयला जो है वो भी अवसादी सेल समूह के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। फिर नंबर 3 या गय करेंगे कि धरातलीय चट्टानों का अपघटन भी खनिजों के निर्माण की विधियों में शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है, जैसे बॉक्साइट। अब देख रहे हैं आप लोग, धरातल पे जो चट्टानें हैं वो भी टूट फूट जाती है, और टूट फूटने के बाद में जो खनिज है वो हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे कौन सा खनिज सामने आ गया है, बॉक्साइट। नंबर 3 में यही कहा जा रहा है कि धरातलीय चट्टानें समय के अनुसार उसमें टूट फूट होती चली जाती है, और चट्टानों के अंश कहीं ना कहीं बिखर जाया करते हैं, और जो बच जाएगा उन चट्टानों में, उनमें बॉक्साइट के प्राप्ति की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो मिनरल्स हैं वो अलग अलग प्रकार की चट्टानों में हमें दिखाई दे जाएगा, जैसे आग्नेय चट्टान हो गई, अवसादी चट्टान हो गई, और कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें हो गई है। ठीक है, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं, तो इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि पहाड़ी जहां पे बनी हुई है, जहां से इसकी ऊंचाई है, जैसे मान लेते हैं ये एक पहाड़ी श्रृंखला है और यहाँ इसका ये आधार तल है, तो वहां पर, और जैसे घाटियों का, नदी घाटियों का जो कोई तल होगा उसमें रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेजर निक्षेप। तो इसको आईएमपी कर लेंगे बच्चों, और ये आप लोगों से पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि प्लेजर निक्षेप किसे कहते हैं, तो आपको यही चीज लिखनी है कि पहाड़ियों के आधार तल पे और घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के कुछ खनिज पाए जाते हैं, जिन्हें प्लेजर निक्षेप के नाम से जाना जाता है। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं ये प्लेजर निक्षेप, तो ये सोना के रूप में हो सकता है, चांदी हो सकता है, टीन हो सकता है, और प्लेटिनम। ये बहुमूल्य धातुएं हमें यहां से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, प्लेजर निक्षेपों में हमें बहुमूल्य धातुएं प्राप्त होती है। आप लोग अंडरलाइन कर लें और इसको बिल्कुल नोट्स फॉर्म में लिख लें बेटाओ। आप लोगों से पूछा जाता है वन लाइनर क्वेश्चन, प्लेजर निक्षेप किसे कहते हैं, तो आपको यही आंसर राइटिंग करना है। फिर अगला चलेंगे महासागरीय जल में विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, परंतु समुद्र तल में ये खनिज विस्तृत यानी बिखरे हुए होते हैं, जिसके कारण इनका आर्थिक महत्व कम होता है। सामान्यतः देखो, नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन धातुएं समुद्र जल में ही
प्रगलित होती है, यानी समुद्र जल से ही हमें प्राप्त हो रही है। अब इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अब देखो महासागरीय जल की जो तली है उसमें से मिनरल्स को निकालना एक चैलेंजिंग काम होता है, इस वजह से हम ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते हैं या फिर ज्यादा प्रौद्योगिकी का यूज यहाँ पर हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में हमें मिनरल्स की जरूरत होती है, जैसे मैग्नीज हो गया है, जैसे नमक हो गया है, ब्रोमाइन धातुएं हो गई है, यह हमें महासागरीय तली से ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि अलग अलग प्रकार के मिनरल्स यानी खनिज अलग अलग प्रकार की चट्टानों में, महासागरीय तलों की चट्टानों में, पहाड़ी आधार क्षेत्र है उनके उनके जो पथ है या फिर उनके जो आधार तत्व हैं वहां पर आपको खनिज प्राप्त हो जाते हैं। अब भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की बात करेंगे। मुख्य टॉपिक हमारा यही रहेगा। लौह खनिज के बारे में बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। देखो हाफ ईयरली एग्जाम तक तो इस चैप्टर में से आप लोगों से मिनरल्स के बारे में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाएगा ये आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे बेटाओ। इस चैप्टर का एक स्पेसिफिक महत्व है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये वीडियो के एंड में देखेंगे अपन। लेकिन एक बार इसको हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत ही फास्ट तरीके से पढ़ेंगे। लौह खनिज की बात कर रहे हैं हम। धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करता है। अब देखो लौह खनिज का ऑल ओवर जितने भी मिनरल्स हैं उनमें से 3/4 जो मिनरल्स है या 3/4 उत्पादन है वो केवल हम किसका कर रहे हैं, लौह धातु का कर रहे हैं। ठीक है, मिनरल्स बहुत सारे हैं जैसे धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा मिनरल्स। इन सब मिनरल्स के 3/4 का उत्पादन हम केवल लौह धातु पे फोकस करते हैं, और लोहा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि हमारे जीवन से लोहा आज ही डिलीट कर दें तो हमारे जीवन में कितनी विसंगतियां, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम एक आदिम युग में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो अब लौह खनिज धातु शोधन उद्योग को भी मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, खुद जो माइनिंग वाला काम है उसमें भी लौह धातु के औजारों की आवश्यकता पड़ती है, तो खुद ये एक आधारभूत उद्योग है। लौह अयस्क के अंतर्गत लौह धातु और मैग्नीज प्रमुख धातुएं होती है, तो इसको जरूर आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। लौह अयस्क में 2 धातुएं होती है, एक तो लोहा और एक मैग्नीज। ठीक है बेटाओ, ये शुद्ध रूप से अलग अलग धातुएं लोहा और मैग्नीज। इसको बिल्कुल आप लोग आईएमपी कर लेना, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में और हाफ ईयरली एग्जाम के एमसीक्यू में इस तरह की बातें पूछी जाती है कि लोहा इसके अंतर्गत कौन सी प्रमुख धातुएं शामिल की जाती है, तो लोहा और मैग्नीज। बिल्कुल इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अब लोह धातु के बारे में स्पेसिफिक पढ़ते हैं। लोह धातु एक आधारभूत खनिज है। आधारभूत खनिज वो होता है जिसके ऊपर दूसरे मिनरल्स डिपेंड करते हैं, ठीक है, या फिर दूसरे उद्योग डिपेंड कर रहे हो, तो जिससे दूसरे लगते हुए खनिज या फिर उद्योग डिपेंड करते हो उसको अपना आधारभूत खनिज कह देते हैं। औद्योगिक विकास की रीढ़ होता है लोह धातु। लोह धातु निम्न प्रकार के हो सकते हैं हमारी प्रकृति में, या फिर इनको 4 कैटेगराइज में बांटा जाता है। हेमेटाइट, अब देखो यह आपको नोट कर लेना चाहिए कि लोहा 4 प्रकार का होता है। प्राइमरी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है, यहाँ इसका एक बार वापस से रिवीजन किया जा रहा है। जैसे हेमेटाइट, हेमेटाइट में लोह धातु का अंश कितना परसेंट होता है, तो 60 से 70%। एक दूसरा मैग्नेटाइट, ये 72% होता है। देखो 60 से लेकर 72%, 60 से लेकर 72% तक इसमें लोहे का अंश होता है। यहाँ पे गलत टाइप हो गया था, ये 70 से 72, उससे अधिक लोहांश। ठीक है, 72% से भी ज्यादा लोहांश हो गया, यानी मैग्नेटाइट हो गया। उसके बाद में लिमोनाइट, 40 से 60% लोहांश होता है, और सीडेराइट जिसमें कम गुणवत्ता यानी 30 से लेकर 48% तक लोहांश की मात्रा इसमें पाई जाती है। तो इस तरह से इसको 4 कैटेगराइज में अपन बांटेंगे। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाटाइट और सीडेराइट, ये लोह धातु के 4 प्रकार हैं। लोहांश की प्राप्ति के आधार पर इस प्रकार का वर्गीकरण करते हैं हम। इसमें जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला जो हमारे पास लोह धातु है वो है मैग्नेटाइट प्रकार का, क्योंकि इसमें लोहे का अंश सबसे ज्यादा होता है। लेकिन हमारे भारत देश में मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा है उसका कम यूज किया जाता है, और हमारी भारत देश में हेमेटाइट लोहा अयस्क ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से इसका ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी।
कि लोह धातु के अलग अलग प्रकार हैं और इन अलग अलग प्रकारों में से किस प्रकार की लोह धातु का ज्यादा यूज करते हैं, तो हेमेटाइट, क्योंकि प्राप्त जिस प्रकार का लोह अयस्क होगा हम उसी का ज्यादा यूज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में आंसर राइटिंग में लिखना चाहिए बच्चों। ठीक है, उसके बाद में आगे चलेंगे। भारत में लोह अयस्क की प्रमुख पेटियां बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे जो तो जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे 11th-12th में, अगर आपने आर्ट्स ले लिया है तो आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां ये सारा डाटा वापस से रिवाइज होता है। अभी 10th क्लास के बेसिस पे पढ़ेंगे तो भारत में लोह अयस्क की प्रमुख पेटियां, तो कहां कहां लोह अयस्क मिलता है, तो दिखाई दे रहा है आपको उड़ीसा, उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरू कर्नाटक पेटी और महाराष्ट्र की गोवा पेटी। तो ये 4 लोह अयस्क की भारत में पेटियां पाई जाती है। अब पेटियों का मतलब क्या हो गया है, ये हमारा जो भारत देश है वहां पर, यहाँ पर ये जो भारत देश है यहाँ पर इसकी पेटी नुमा संरचनाएं, या फिर ऐसे कह सकते हैं एक पूरी चट्टानी अवस्था के रूप में यह लोह अयस्क हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें ओडिशा झारखंड पेटी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। उड़ीसा है हमारे यहाँ पर है और झारखंड हमारा इधर वाला एरिया हो गया। तो इस एरिया में उड़ीसा और झारखंड में फर्स्ट पेटी पाई जा रही है, फिर दूसरा दुर्ग यानी छत्तीसगढ़, बस्तर और चंद्रपुर पेटी इसी से लगता हुआ है ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया, इसको अलग कलर में कर लेंगे चाहे से, ये छत्तीसगढ़ पेटी। फिर बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु जो पेटी है उसकी बात कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा कर्नाटक राज्य आ जाता है, तो यहाँ पर बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु और तुमकुरू कर्नाटक पेटी है। और फिर महाराष्ट्र गोवा पेटी के रूप में हम इसको देख लेते हैं, जैसे ये महाराष्ट्र पूरा एरिया आ गया है और गोवा यहाँ से, तो ये जो पेटी है इसकी बात की जा रही है। तो भारत देश में लोह अयस्क की 4 प्रमुख पेटियां हैं, आपको इसी क्रम में याद करना है। उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरू कर्नाटक पेटी और महाराष्ट्र गोवा पेटी। ठीक है, 1 2 3 और 4 करके आप लोगों को ये आंसर राइटिंग करना है बताओ। तो इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन मैग्नीज की बात करेंगे बच्चों। मैग्नीज भी जैसे मैंने कहा था प्रकृति में लोहा और मैग्नीज दोनों लोहा अयस्क के रूप में जाने जाते हैं और दोनों महत्वपूर्ण हमारी धातुएं होती है। तो लोहा टोटल हमने पढ़ लिया है, अब मैग्नीज की बात करेंगे। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयुक्त होता है। एक बात, मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पेंट बनाने में किया जाता है और भारत में उड़ीसा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। बस इतना सा डाटा इसमें आपको लिखना है बेटाओ। ठीक है, आगे चलते हैं हम अलोह खनिज की बात करेंगे। अब हमने अब तक जो पढ़ा था वो लोह खनिज था, जिसके बारे में हमने बात किया है कि प्रकृति में बहुत ज्यादा जिस खनिज का यूज किया जाता है वो लोह धातु है। अब धात्विक खनिज में भी जिस धातु का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं वो लोह धातु है। अब अलोह धातु की बात करेंगे, जिसमें अलोह खनिज है जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है, लेकिन वो हमारा जो मेटल है या फिर खनिज मिनरल्स है वो उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत में अलोह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि इन खनिजों में हम तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना इन सब धातुओं को शामिल कर लेते हैं। तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना। धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में ये जो अलोह खनिज है ये महत्वपूर्ण है। प्रमुख अलोह खनिज तांबा और बॉक्साइट है, जिनका हम अपने दैनिक जीवन में यूज देख लेते हैं, जिसे तांबा का इलेक्ट्रिसिटी में देखते ही देखते हैं। फिर तांबा के बारे में स्पेसिफिक पढ़ेंगे कि तांबा भारत देश में कहाँ पाया जाता है और भारत देश में क्या वैश्विक स्तर पर इसकी क्या यूज है। भारत में तांबे के भंडार कम है। पहली बात, तांबा घातवर्धन्य, तन्य और ताप का सुचालक होने के कारण इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत या बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% जो तांबा है उसका उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त झारखंड का सिंहभूमि जिला और राजस्थान में खेतड़ी की खदानें तांबे के लिए महत्वपूर्ण स्थान या क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो इसको बिल्कुल इसी तरह से पढ़ेंगे बच्चों। तांबा की भी लोह धातु के अंतर्गत, अलोह धातु के अंतर्गत तांबा की अपनी एक विशिष्टता है। ये मान लेते हैं हम कि अलोह धातु में जो सबसे प्रथम धातु है वो तांबा है।
तांबा के भंडार कम है लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा है, और हम देखते ही हैं हमारे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी उपकरण हैं, मशीनें हैं, उनमें तांबे का यूज किया ही जाता है। अब बॉक्साइट की बात करेंगे। बॉक्साइट एच से एल्यूमिनियम धातु का निर्माण किया जाता है। हल्की, मजबूत, जंगरोधी होने के कारण यह बहुत उपयोगी है। 2018-19 के अनुसार उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अब देखो, बॉक्साइट का यूज एल्यूमिनियम के साथ किया जाता है, और एल्यूमिनियम एक धातु है, आप लोगों को पता होगा, जो कि बहुत ही हल्की धातु के रूप में काउंट की जाती है। जैसे हमारे एरोप्लेन जो बनाए जाते हैं, वो उनमें जिस धातु का यूज किया जाता है वो बॉक्साइट और एल्यूमिनियम है, दोनों को मिला के उसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये हल्की धातु होती है और मजबूत होती है। अब अधात्विक खनिज की बात करेंगे। ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश ही नहीं है, यानी जो जिनको अगर हम कूटेंगे, पीटेंगे या फिर गर्म करेंगे तो जो उनका जो स्ट्रक्चर है वो धात्विक खनिजों की तरह परिवर्तित नहीं होगा। जैसे मैंने बताया था कि कोयला है, कोयला अधात्विक खनिज में शामिल किया जाता है। इसी तरह से जैसे चुना पत्थर है, अधात्विक खनिज में शामिल किया जाएगा, संगमरमर है, अधात्विक खनिज में शामिल किया जाएगा। ठीक है, इनका जो नेचर है ये अलग है, धात्विक खनिजों का नेचर अलग है। तो पढ़ते हैं हम अधात्विक खनिज, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अब्रक के बारे में। इधर दिखाई दे रहा है, अब्रक का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। अब देखो, क्योंकि इनमें धातु का अंश है नहीं, इस वजह से विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। इसे पतली चादरों के रूप में विघटित किया जा सकता है, यानी बदला जा सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती है कि उसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर की ऊंचाई में समाहित हो सकती है। अब्रक का उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। अब्रक काले, हरे, लाल, पीले, भूरे रंग के हो सकते हैं। बताओ, समझ गए? डायग्राम में कुछ एक समझ में भी आ रहा होगा। हम धरातल के किसी भाग को अगर खोदते हैं ना, तो वहां पे हमें अब्रक के सोर्स मिल जाया करते हैं। और अब्रक की खास बात क्या है, कुछ एक सेंटीमीटर में इसकी हजारों परतें होती है, और ये विद्युत रोधी होती है। इस वजह से जो विद्युत उद्योग है उसमें इसका यूज किया जाता है। मतलब इसमें से अगर हम देसी भाषा में कहें तो इसमें से करंट का प्रवाह नहीं होता। तो करंट का प्रवाह नहीं होता, विद्युत उद्योग में इसका यूज होगा ही होगा, कि जहां जहां हमें इलेक्ट्रिसिटी को अवरोधक के रूप में यूज में लेना है, वहां अब्रक का यूज कर लो, इस तरह से। ठीक है बच्चों, इसकी अपनी ही विशेषता है बच्चों। देखो, 1000 परत कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती है, तो ये अपने आप में इसका एक गुण है। फिर आगे चलेंगे, चुना पत्थर की बात करेंगे। लाइमस्टोन कहते हैं अंग्रेजी में। चुना पत्थर कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। ये अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चुना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है, और लौह प्रगलन उद्योग में भी चुना पत्थर का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, चुना पत्थर आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी यूज कर रहे होंगे। जैसे घरों में इसका यूज किया जाता है, चुने पत्थर का, मकान निर्माण में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण जो संसाधन है वो ऊर्जा संसाधन है। देखो, धात्विक हो गया, अधात्विक हो गया। अब हम ऊर्जा संसाधन पे फोकस करेंगे, यानी ऐसे संसाधन या ऐसे खनिज जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो क्या कोयले से ऊर्जा की प्राप्ति होती है क्या? तो बिल्कुल होती है। क्या पेट्रोलियम से और सीएनजी से ऊर्जा की प्राप्ति होती है क्या? तो बिल्कुल होती है। इधर डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये सीएनजी का स्टेशन है, ये कोयला हो गया है, ये पेट्रोल हो गया है। तो इनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो फोकस करते हैं ऊर्जा संसाधन। देखो, ऊर्जा संसाधन को हम यूज करने के बेसिस पे भी दो प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं। हालांकि मिनरल्स तो अलग चीज हो गई है, और हमारे जो ऊर्जा के संसाधन है वो अलग चीज हो गई है। कैसे? जैसे हम प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में, ऊर्जा संसाधन को दो भागों में डिवाइड करते हैं, परंपरागत ऊर्जा के संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। अब आपने लोकल क्लासरूम में खूब भर भर के पढ़ रखा है कि परंपरागत ऊर्जा के सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जो कि प्राचीन काल से हम जिनका उपयोग करते आ रहे हैं, तथा जिनके उपयोग से पोल्यूशन होता है, और ये समाप्त प्राय है, यानी प्रकृति में एक लिमिटेड मात्रा में होंगे और ये कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। जैसे अनुमान के अनुसार कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, वो कभी ना कभी खत्म होने को आ जाएगी। इसी तरह से गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स में क्या होगा? गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं, ऐसे सोर्स होंगे जहां जहां एक तो ये असमाप्त प्राय है। जैसे हम सौर ऊर्जा की बात करेंगे, तो सौर ऊर्जा प्रकृति में कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश धरातल पे पड़ेगा ही पड़ेगा।
तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर दूसरी चीज पवन ऊर्जा है, पवने हवाएं लगातार चलती रहेगी और हवाओं के चलने से हम जो टरबाइन है या पंखा है उसको चलाएंगे और विद्युत को बनाएंगे, तो ये भी हमेशा चलती रहेगी। फिर जैसे ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं, समुद्र की लहरों से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उससे भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स है, इनके यूज से पोल्यूशन प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। साथ ही साथ ये एक लंबे अच्छा ये कभी खत्म ही नहीं होंगे, असमाप्त प्राय है तो ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब आगे चलेंगे, आपको दिखाई दे रहा है ये परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, वे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग मानव लंबे समय से करता आ रहा है और सीमित मात्रा में उपलब्ध है, उन्हें परंपरागत ऊर्जा के साधन कहा जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ठीक है, वापस से आ जाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत आदि। अब आगे चलेंगे, देखो कोयले को एक बार अपने स्पेसिफिक रूप से जानते हैं। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लेंगे बच्चों। ये जीवाश्म ईंधन है, यानी हमारे पृथ्वी के निर्माण के क्रम में कहीं न कहीं ऐसा हुआ है कि हमारी जो पेड़ पौधे और हमारे जीव जंतु हैं वो कहीं न कहीं जमीन या धरातल में कभी दब गए होंगे और दबने के परिणाम स्वरूप आंतरिक ताप दबाव की वजह से जो पेड़ पौधे और जीवाश्म है वो कोयले के रूप में कन्वर्ट हो गए। इस वजह से इसको पहली बात जीवाश्म ईंधन के रूप में अपन जानते हैं। तो आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन के रूप में है, तो लोहा, तांबा, सीसा या फिर कोयला। तो आपका आंसर क्या होगा, कोयला, जिसका निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों के संपीड़न से हुआ है। भारत में कोयले दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के सेल क्रम में पाया जाता है, एक हो गया है गोंडवाना और दूसरा हो गया है टर्सरी युग। तो ये हमारे अलग अलग युग है, पृथ्वी के निर्माण क्रम के अलग अलग युग, एक तो गोंडवाना हो गया है और एक टर्सरी युग हो गया है। इन दोनों युगों में जो कोयला है उसका निर्माण हम देखते हैं। भारत में कोयला का उपयोग ऊर्जा के उत्पादन, उद्योग, घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। कोयले की गुणवत्ता के आधार पर कोयले को हम 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है हमें, कोयले के 4 प्रकार हैं, लोकल क्लासेस में हमने पढ़ रखा है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अब इनमें कार्बन की अंश की मात्रा के आधार पर इनको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे एंथ्रेसाइट में 90 से 95% तक कार्बन होता है, बिटुमिनस में 70 से 90%, लिग्नाइट में 60 से 70% और पीट में 50 से 60% तक कोयला अंश होता है। तो इस सारणी को देखने से हमें ये तो पता लग रहा है सर्वोच्च गुण वाला जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% है। इसका मतलब ये ज्यादा ताप या एनर्जी क्रिएट करता है। अब नोट करके, उपरोक्त प्रकार से हमने देखा है कि एंथ्रेसाइट कोयला सर्वाधिक उत्तम प्रकार का कोयला है, परंतु भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। यानी दूसरे नंबर का जो कोयला है बिटुमिनस, जिसमें कार्बन का अंश 70 से 90% है, उसका ज्यादा यूज किया जाता है। अब कारण क्या है, अगर कारण यही है क्योंकि एंथ्रेसाइट की जो क्वांटिटी है भारत में कम है, या अपन ऐसे खनन करते हैं तो एंथ्रेसाइट कम, बिटुमिनस ज्यादा प्राप्त होता है। तो दूसरे प्रकार का जो कोयला है वो हमारे प्रकृति में ज्यादा है। फिर बात करेंगे आगे, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी ऊर्जा संसाधन के रूप में अपन जानते हैं या ऊर्जा खनिज के रूप में जानते हैं। भारत में कोयले के पश्चात पेट्रोलियम पदार्थ ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन है। पेट्रोलियम खनिज का उपयोग ताप और प्रकाश ईंधन, मशीनों के स्नैक और विनिर्माण उद्योग को कच्चा माल प्रदान करने के लिए किया जाता है। भारत में मुंबई हाई, इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कंपटीशन एग्जाम की बेसिस पे भी इस प्रकार की चीजें पूछी जाती है कि पेट्रोलियम सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है। तो आपको बिल्कुल इसी तरह से भारत के लोकेशन में इसको लोकेट करना है और आपको जानना चाहिए। मुंबई हाई हो गया है, गुजरात हो गया है और आसाम तेल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। फिर गुजरात का अंकलेश्वर प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। उसी प्रकार से असम का डिगमोई, नहरकटिया और मोरन हुगरी जन प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो इसको बिल्कुल इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेके आपके नोट्स में मेंशन कर लेना बच्चों। ठीक है, आगे चलेंगे हम। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा ऊर्जा संसाधन है वो प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस भी हमारी प्रकृति में पेट्रोलियम संसाधनों के साथ ही निकाली जाती है। वर्तमान टाइम में हम जितना भी सीएनजी यूज कर रहे हैं वो एक प्राकृतिक संसाधन है और प्राकृतिक गैस के रूप में
इसको हम यूज में ले रहे हैं। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन है। देखो इसका जो प्लस पॉइंट है इस सीएनजी का कि ये स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन है, यानी इससे पोल्यूशन की क्वांटिटी या पोल्यूशन बहुत कम होता है, जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग से भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में विशाल प्राकृतिक गैस के भंडार गोदावरी कृष्णा नदी बेसिन क्षेत्र में उपलब्ध है। साथ ही मुंबई हाई और उसके साथ लगने वाले तेल के भंडारों के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस को परिवहित करने के लिए यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एचवीजे यानी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर नामक एक पाइपलाइन बनाई गई है जिसकी लंबाई 1700 किलोमीटर है। साथ ही यह देखो 3 स्टेट को जोड़ती है, एक तो हो गया हजीरा जो गुजरात में है, विजयपुर जो मध्य प्रदेश में है और जगदीशपुर जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जाता है एच वाई जे क्या है, तो एच वाई जे एक पाइपलाइन परिवहन सेवा है जो कि 1700 किलोमीटर लंबी है और इसके माध्यम से जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर अपन भेजते हैं। ठीक है, भारत की महत्वपूर्ण परियोजना है एचवीजे, एच फॉर विजयपुर, एच फॉर हजीरा, वी फॉर विजयपुर और जे फॉर जगदीशपुर। ठीक है बच्चों, अब आगे चलेंगे, विद्युत की बात करेंगे। अब ये जल विद्युत भी हमारे जो एनर्जी रिसोर्स है उसके रूप में इसको जाना जाता है। विद्युत मुख्य रूप से 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। ठीक है, लाइट 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। पहला है प्रवाही जल जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पादन करता है। दिखाई दे रहा है डैम बना दिया, डैम के इधर बगल में ही हमने ये इस तरह का एक संयंत्र लगा दिया है जिसमें टरबाइन को घुमाएंगे, पानी आएगा, टरबाइन को घुमाएंगे और विद्युत को बना लेंगे। दूसरा है तापीय विद्युत जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से टरबाइन चलाकर हम ताप विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं। क्लियर, बस इसमें इतना ही जानना है। अब ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों की बात करेंगे। आपके सिलेबस में लंबा चौड़ा डाटा दिया गया है जिसमें से इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स का मतलब ऐसे सोर्स जो प्रकृति में अथाह मात्रा में है, जो कभी खत्म नहीं होंगे और इनके यूज करने से प्रकृति में किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होता। वे ऊर्जा के स्रोत जो नए हैं, आधुनिक तरीके से उपयोग में लाए जा रहे हैं तथा जिनकी मात्रा प्रकृति में प्रचुर रूप से उपलब्ध है तथा ये असमाप्य है यानी कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा। क्लियर, सौर ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होगा, पवन ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होगा, बायोगैस कभी खत्म नहीं होगा। हम बना सकते हैं इसको, बायोगैस को, कचरा होता है, अपशिष्ट होता है, उससे बन जाता है बायोगैस। तो ये हमारे ऐसे संसाधन हैं जो पोल्यूशन फ्री है, साथ ही साथ ये कभी खत्म नहीं होंगे और लगातार बने रहेंगे, नवीन साधन है, इस वजह से इनको ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के रूप में हम जानते हैं बच्चों। अब आगे चलेंगे, देखो हमें परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्सों को ऐसे कंपैरेटिवली पढ़ लेना है। परंपरागत का मतलब जिनका हजारों सालों से यूज कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं लेकिन ये कभी खत्म हो जाएंगे। गैर परंपरागत नवीन साधन है, ये कभी खत्म नहीं रहेंगे, जब तक पृथ्वी है तब तक सतत बने रहेंगे। तो इस रूप में इसको अपन जानते हैं। तो देखो गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में हम पहला जो साधन है वो परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के रूप में पढ़ते हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में काफी तादाद में ऊष्मा के रूप में विद्युत होती है एनर्जी, जिसे हम विद्युत ऊर्जा में बदलकर उपभोग में लेते हैं। देखो बच्चों, साइंस की क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, अणु और परमाणुओं की संरचनाओं को जब अपन बदलते हैं तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में एनर्जी जनरेट होती है और इस एनर्जी जब जनरेट होती है तो इसी को हम विद्युत के रूप में संचित कर लेते हैं, देन इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को विस्तारित कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज है जो आप साइंस में पढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में यूरेनियम और थोरियम दोनों रेडियोधर्मी धातुओं का उपयोग किया जाता है। भारत में यूरेनियम और थोरियम के जो भंडार है वो झारखंड और राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। केरल राज्य में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है। तो इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना है बेटा, नोट करके। ठीक है, कि केरल में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें मोनोजाइट रेत में थोरियम के अंश मिले हैं बेटा। केरल की जो मिट्टी है उसकी रेत में थोरियम के अंश प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको नोट कर लेना है। साथ ही साथ हमें कहां कहां से ये धातु प्राप्त होगी जिसका
यूज हम परमाणु ऊर्जा में करते हैं। यूरेनियम और थोरियम दोनों रेडियोधर्मी धातुएं हैं और दोनों कहाँ, झारखंड और राजस्थान। और झारखंड और राजस्थान और अच्छा झारखंड में पाई जा रही है और राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में इसके निक्षेप पाए जाते हैं। तो दोनों को हम जान लेंगे। अब परमाणु ऊर्जा अथवा आणविक ऊर्जा के रूप में आपको बस यही जानना है, देसी भाषा में यही समझना है कि जब हम अणु परमाणु की के स्ट्रक्चर को बदलते हैं तो उसमें से बहुत सारा एनर्जी जनरेट होता है और उस एनर्जी को हम स्टोरेज कर लेते हैं और उसको बाद में हम विद्युत के रूप में यूज में लेते हैं। ठीक है बच्चों, कहाँ कहाँ मिलती है? अच्छा, इसके जो इसके उत्पादन में जो रेडियोधर्मी जो धातुएं हैं वो यूरेनियम और थोरियम है। और ये कहाँ से मिलती है तो आपको ध्यान रखना है, झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में और केरल राज्य में मोनाजाइट रेत में थोरियम के अंश पाए जाते हैं। ऐसा हमें डाटा प्राप्त होता है। अब सौर ऊर्जा खूब जानते हैं, आजकल के वर्तमान समय में सौर ऊर्जा का ट्रेंड देखते ही हैं हम। लगभग घरों की छतों में हम जो सोलर प्लेट है वो देखते हैं इस तरह की, और उससे हम विद्युत का उत्पादन करते हैं और उसका यूज करते हैं। तो सौर ऊर्जा, भारत देश उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, सही बात है। यानी हमारा भारत देश 0 डिग्री और 23.5 डिग्री के है ना के मध्य, लगभग मध्य क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो देखो, हम क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसे पता भी होना चाहिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी भारत देश का हमने 9th क्लास में ऐसे डिवीजन पढ़ रखा है बच्चों कहीं ना कहीं। ये 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो रहा है और 37 डिग्री 6 मिनट तक ये चलता है। अब इसका मतलब 0 डिग्री इसके नीचे होगा और 0 डिग्री से हमने बात करी थी 23.5 डिग्री के बीच में जो कटिबंध है उसको हम क्या बोल देते हैं, उष्ण कटिबंध। यानी भारत देश का ये जो क्षेत्र है 23.5, ये लगभग मध्य से जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं भारत देश का जो दक्षिण का हिस्सा है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है और ये जो ऊपर वाला है ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता ही है। इस वजह से यहाँ पर सौर ऊर्जा के लिए जो स्थितियां हैं वो अनुकूल है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हम जानते हैं 0 डिग्री से 23.5 और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो सूरज का प्रकाश है वो पड़ता है। अब सूरज का प्रकाश पड़ेगा तो उससे ही हम क्या बना लेते हैं, सौर ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। सूर्य के प्रकाश, पैनल पे प्रकाश पड़ा और उससे लाइट बना ली, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो भारत देश उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लकड़ी पर निर्भरता खत्म हो जाए। नंबर 2, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा पूर्णतः प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है। हवाएं चलती रहेगी, पंखे घूमते रहेंगे, टरबाइन के माध्यम से हम बिजली बनाते रहेंगे। असमाप्य स्रोत है। प्रवाहित पवन ऊर्जा को परिवर्तित करने की इस अभियांत्रिकी बिल्कुल सरल है, जिसमें पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा संयंत्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान के क्षेत्रों में इसका बहुत बड़ा प्लांट लगाया जा सकता है, क्योंकि खाली एरिया होता है और हवाओं के चलने की जो स्थितियां हैं वो अनुकूल होती है। लक्षद्वीप राज्य में स्थापित किए गए हैं इसके संयंत्र। नोट करके लिख लेना आप, भारत देश में नागरकोइल यानी तमिलनाडु और जैसलमेर देश के प्रभावी पवन ऊर्जा के केंद्र हैं। ठीक है, राजस्थान, क्योंकि हम जानते हैं राजस्थान का पश्चिमी एरिया है वो डेजर्ट वाला एरिया है और वहां पर क्योंकि वनस्पति नहीं है और ना ही वहां पर बड़े बड़े घर हैं, तो हवाएं चलती है और हवाएं चलेगी तो हम जो हवाएं हैं उसका बिल्कुल सदुपयोग करके उसको पवन ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। बायोगैस की बात करेंगे हम। प्राइमरी क्लासेस में हम लोगों ने खूब पढ़ रखा है बायोगैस में क्या होता है, जितना भी प्राकृतिक अपशिष्ट है उसको हम एक जगह स्टोरेज कर लेते हैं, उसके सड़ने गलने से जो गैस जो बन रही है उसको हम बायोगैस के रूप में यूज में ले लेते हैं। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत सोर्स में काउंट की जाती है बच्चों। भारत के ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्टों, पशुओं और मानव जनित अपशिष्टों के उपयोग से घरेलू गैस हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। भारत देश में बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता और निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र को गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है। देखो, पशुओं की बात कर रहे थे अपन, अब पशुओं का मतलब क्या हो गया, जैसे
पशुओं का जो जितना भी मल या फिर जो गोबर है उसको एकत्रित करते हैं, एक जगह एकत्रित कर लेते हैं, फिर उसको सड़ने गलने देते हैं, फिर उससे हम गैस का उत्पादन कर लेते हैं। तो ये जो जगह जहां पर हमने गोबर को एकत्रित किया है उसको हम गोबर गैस प्लांट के रूप में जानते हैं, तो इसको अंडरलाइन कर लेना। फिर ज्वारीय ऊर्जा की बात करेंगे, ये बायोगैस था, अब ज्वारीय ऊर्जा, जिसे हमने चैप्टर के शुरू में कहा था कि समुद्र से चलने वाले जो ज्वार भाटा है उसी के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, हम वहां पर एक टरबाइन या पंखा नुमा संरचना लगाएंगे, ज्वार आएगा, पंखे पे गिरेगा और वो जो टरबाइन है वो घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। तो ज्वारीय ऊर्जा, महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत महासागरों से उठने वाले ज्वार को बांध के सक्रिय द्वार से प्रवेश करवाया जाता है तथा प्राप्त जल के माध्यम से टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे विद्युत उत्पादन होती है। तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसके उत्पादन की प्रौद्योगिकी है वो भारत में कम है या फिर सीमित है, जिसकी वजह से वर्तमान समय में ज्वारीय ऊर्जा का समुचित यूज हम नहीं कर पा रहे हैं बच्चों। इसकी संभावनाएं अपार है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से ज्वारीय ऊर्जा का हम यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में भारत देश में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट पर गुजरात और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र के गंगा प्रदेश ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के मुख्य केंद्र हो सकते हैं बेटा, है नहीं, हो सकते हैं। ठीक है, अब भूतापीय ऊर्जा की बात कर लेते हैं। भूतापीय ऊर्जा में क्या होगा, हमारी जो पृथ्वी है उसको हम जितना गहराई में हम खोदेंगे तो जितने गहराई में जाएंगे उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना अभी भी गर्म है, उस आंतरिक संरचना को हम क्या करेंगे, विद्युत में कन्वर्ट, उस आंतरिक ताप को हम विद्युत में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन के लिए दो परियोजनाएं शुरू की गई हैं, इन दोनों को अंडरलाइन कर लेना बेटाओ, या आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछा जाएगा। कहां कहां पर है, अच्छा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है बच्चों, तो ये उस दृष्टिकोण से भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। हिमाचल प्रदेश में मणिक्रम के निकट पार्वती घाटी और लद्दाख में पुंगा घाटी है, जहां पर भूतापीय ऊर्जा के जो प्लांट है वो लगाए गए हैं और प्रयास किया जा रहा है कि जो भूमि का जो टेम्परेचर है अंदर उसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लें। अब ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, ये आपके अलग से टॉपिक दिया गया है। अब आपने प्राइमरी और लोकल क्लासेस में खूब पढ़ रखा है ऊर्जा का संरक्षण क्यों जरूरी है। हम खूब जानते हैं हमारे ऊर्जा के जो परंपरागत साधन है वो समाप्त प्राय है, एक दिन वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, तो उनको हमें बचा के रखना है। और बचा के कैसे रखेंगे, जितनी आवश्यकता है उतना ही हम इन परंपरागत ऊर्जा के सोर्स का यूज करें, अनियमित दोहन नहीं करें या फिर इसका दुरुपयोग नहीं करें, या फिर इन संसाधनों को हम खत्म करने के लिए जो हमारी जो पॉलिसी है वो हमें परिवर्तित करनी चाहिए। तो ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। भारत में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर यानी कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य, घरेलू आवश्यकता है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो हमारी अर्थव्यवस्था के भी प्रत्येक सेक्टर यानी कृषि हो गया, उद्योग हो गया, परिवहन हो गया, वाणिज्य या फिर घरेलू आवश्यकता के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का तेजी से दोहन होता चला जा रहा है, जो कि ऊर्जा के संकट को प्रदर्शित करता है। अतः हमें गैर परंपरागत साधनों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे कि भविष्य में ऊर्जा संकट से हम बच पाए। साथ ही समाप्त प्राय ऊर्जा के साधनों का हमें मितव्ययता से उपयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। क्लियर बच्चों, ध्यान रखना जितना ऊर्जा की हम बचत करेंगे उतना ही उसका उत्पादन कहलाएगा। क्लियर है, क्योंकि ऊर्जा के जो परंपरागत सोर्स है वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये पैराग्राफ आपको लिखना चाहिए। अब इस चैप्टर का बिल्कुल फाइनल आ गया है। इस चैप्टर में देखो आप लोगों से जो पूछा जाएगा वो केवल मैप पूछा जाता है बच्चों। इतना हमने डाटा इतनी देर से पढ़ा है उसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, केवल मैप पूछा जाता है। मैप की लोकेशन आती है इस चैप्टर में से और कुछ भी नहीं आता है। लेकिन हमें क्योंकि ब्लूप्रिंट अभी जारी नहीं हुआ है तो बोर्ड की क्या रणनीति रहती है ये बाद में डिसाइड होगा, लेकिन पिछले 2 सालों से यही देखा गया है 2024, 25, 26 और अभी 26-27 का जो सेशन आएगा उसमें भी हो सकता है हमारे इस चैप्टर में से केवल मैप पूछा जाए। ठीक है, तो अपन को पढ़ना तो सारा ही है,
नॉलेज के लिए जानना ही है तो देख लेते हैं मैप। देखो लोएस्क की बात कर रहे हैं कि भारत में लोएस्क कहाँ कहाँ मिलता है, तो देखो दिखाई दे रहा है ओडिशा मयूरभंज। उड़ीसा में कौन सी जगह है, तो देखो उड़ीसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये उड़ीसा है। यहाँ पर मयूरभंज में लोएस्क प्राप्त होता है। दुर्ग यानी छत्तीसगढ़, ये हमारा ये जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर दुर्ग है, दुर्ग नाम की जगह जहाँ लोहे का उत्पादन होता है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में ही है इसी जगह पर। बल्लारी कर्नाटक में है यानी इस जगह पर, और कुंद्रेमुख कर्नाटक में है यानी इसी जगह पर। तो आपको ये लोकेशन पूछी जाएगी कि मयूरभंज कहाँ है, दुर्ग कहाँ है, बल्लारी कहाँ है, बेलाडीला कहाँ है, कुंद्रेमुख कहाँ है, तो आपको इन जगह पर लोकेशन को लोकेट कर देना है बच्चों, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। लोएस्ट की बात हो गई, फिर अपन बात करेंगे कोयले की खदानें भारत में कहाँ कहाँ है, तो दिखाई दे रहा है आपको कोयले की खानों में रानीगंज पश्चिम बंगाल, बोकारो झारखंड, तलचर उड़ीसा और नेवेली तमिलनाडु। तो इस मैप में आप लोगों को राजनीतिक मैप ले लेना है और इसमें प्रैक्टिस करनी है। जैसे पश्चिम बंगाल का है तो हमें खूब पता है पश्चिम बंगाल यहाँ है, तो यहाँ हम कहीं पे भी लोकेट करेंगे वो ठीक होगा। रानीगंज, फिर बोकारो झारखंड, झारखंड की बात करेंगे, झारखंड यहाँ पर है यानी बोकारो में आपके कोयले की खदानें मिल जाएगी। तलचर यानी उड़ीसा में ये दिखाई दे रहा है, और नेवेली यानी तमिलनाडु, तो ये नेवेली तमिलनाडु में हमें कोयले की खदानें प्राप्त हो रही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में तेल की बात करेंगे कि तेल संसाधन कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो देखो डिगबोई नाहरकटिया असम में दिखाई दे रहा है, तो असम आपको पता होना चाहिए कि असम कहाँ है। इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता चल ही गया है कि भारत देश में असम कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, झारखंड कहाँ है, कर्नाटक कहाँ है और इनकी कैपिटल क्या क्या है। दिखाई दे रहा है ये असम है, तो असम में डिगबोई नाहरकटिया। मुंबई हाई की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में अंकलेश्वर यानी गुजरात में। ठीक है बच्चों, अब परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करेंगे। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में देखो नरोरा महत्वपूर्ण जगह है, उत्तर प्रदेश में नरोरा। उसके बाद में काकरापाड़ा गुजरात में, तो काकरापाड़ा गुजरात की बात करेंगे। फिर कलपक्कम यानी तमिलनाडु की बात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इन जगह पर इन लोकेशंस को लोकेट करना है आपको। अगर आपने सही रूप से प्रदर्शित कर दिया है तो आपका मैप एकदम सही होगा और आपको 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। लंबा चैप्टर था, थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े, एक या दो बार देखेंगे तो ये पूरा चैप्टर रीड हो जाएगा। और इस चैप्टर में से बेटा मैप पूछा जाता है, 4 नंबर यहीं से पक्के हो रहे हैं आपको, इसलिए बार बार मैप की प्रैक्टिस करनी है। आपको भूमिका ऑनलाइन क्लासेस का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।